टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, आइए आज हम बात करते हैं अगला अध्याय 11 अध्याय है ना, जिस चैप्टर का नाम है 20वीं सदी में संचार माध्यम। कौन सा माध्यम? 20वीं सदी में संचार माध्यम। कब का बात कर रहा है? 20वीं सदी। 20वीं सदी मतलब 1900, ठीक है, 1900 से लेकर के ये आपका 1900 समझ लीजिए 90-99 तक की बात आप समझ लीजिए। 1900 से लेकर के 1999 तक की 20वीं सदी कहलाएगा, ठीक है। जैसे ही 100 पूर जाएगा फिर 21वीं सदी में प्रवेश कर जाएगा। तो ये भी बात आपको स्पष्ट होगा कि जब भी अगर 20वीं सदी का बात हो तो 1900 सन का बात हो रहा है, और अगर 19वीं सदी का बात हो रहा है तो आप समझिए कि सन 1800 का बात हो रहा है, ठीक है। सदी का मतलब जानते हैं ना, 100 वर्ष। कितने? यानी 100 वर्ष का बात है। जैसे मान लो 1 से लेके 2000 हो गया। कितने हो गया? 2000, ठीक है। तो ये मान लीजिए हर 100 साल में, तो यहाँ 2000, ठीक है, यानी कहा जाए 2000 साल हो गया। कितने साल? 2000 साल, ठीक है। तो ये बात है। तो 2000 साल में 21वीं सदी, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब कह रहा है कि 20वीं सदी में संचार, संचार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आज आपका ये कम्युनिकेशन जो है, संचार का जो माध्यम है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने से लेकर के आपके बात को, यानी आपके आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का भी माध्यम जो है क्या है? एक संचार है, कम्युनिकेशन है। जैसे मान लीजिए मेरा आवाज आप तक जो जा रहा है वो किसके माध्यम से जा रहा है? कम्युनिकेशन के माध्यम से, इस संचार के माध्यम से। मोबाइल है ना, मोबाइल एक माध्यम है इस संचार को, इस कम्युनिकेशन को। अब हम साफ सी बात है कि संचार किसे कहते हैं, पहले इसको समझें। देखिए संचार किसे कहते हैं ये अब आपको मैं स्पष्ट करता हूं। देखिए संचार, जैसे मान लीजिए व्यक्ति ए है और व्यक्ति बी है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रहा है ना, व्यक्ति ए और बी। जब व्यक्ति ए कोई व्हाट्सएप से मैसेज करता है बी के पास, तो वो अगर पूछता है कि आपका क्या हाल चाल है, तो वो समझ जाता है कि वो मेरा हाल चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो वो भी बताता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन हुआ, जो बात हुआ, वो एकदम बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट संचार हुआ। लेकिन अगर ए नामक व्यक्ति चाइनीज है ना, चाइनीज है, और चीनी भाषा में बोलता है चाउ माउ चंग। अब बी व्यक्ति भारतीय है, एबीसीडी जानने वाला, तो वो अब उसके पास उस भाषा को समझ में आया ही नहीं बी व्यक्ति को, तो क्या इसका कम्युनिकेशन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से जब बात करता है तो उसकी भाषा को समझता है, और आपकी भाषा को वो समझे और उनकी भाषा को आप समझें, है ना, और उसका उत्तर दें, तब वो कम्युनिकेशन होता है ना। अब बात आ रहा है माध्यम का। तो माध्यम क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए आप मोबाइल के माध्यम से चैट कर रहे हैं, ठीक है, या तो बिल्कुल प्रत्यक्ष जा करके आने जाने का माध्यम, जैसे बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है ना, और जल जहाज हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आने जाने का माध्यम कई तरह का हो सकते हैं। बात करने का माध्यम मोबाइल, टेलीफोन, है ना। संचार में जैसे टीवी आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कम्युनिकेशन के माध्यम है। अब देखिए कुछ ऐसे कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं जैसे लिखित रूप में होते हैं, जैसे पेपर। पेपर भी एक संचार कराता है ना, माध्यम है। पेपर के माध्यम से आप संचार, जैसे पुस्तक है हमारा, तो क्या है, ये बुक भी एक लिखित रूप में है, ठीक है। तो चलिए अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा। व्हाट्सअप, ट्विटर, इंटरनेट, है ना, यहाँ पे सब दिख रहा है ना। ये देखो, ये गाना वाला है,
ये इधर सेटिंग का है, इंटरनेट का है, सेटिंग का है, ठीक है, मैसेज का है, ये दिख रहा है ना, लॉक का है, ठीक है। तो इस तरह से इधर ट्यूटर का है, फिर इधर लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, ये सब दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये आज जो है इस संचार और इस जो है इंटरनेट के दुनिया में, किसके दुनिया में, इंटरनेट के दुनिया में आज हर चीज एक छोटा सा स्थिति अब हो गया है। कहने का मतलब आप चाहे विदेश में रहिए, चाहे देश में कहीं भी रहिए, आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन बात कर सकते हैं, उसकी चेहरा देख सकते हैं। लेकिन क्या 19वीं सदी में ऐसा संभव था? नहीं था, नहीं था। चेहरा देख करके बात करना संभव नहीं था। लेकिन ये 20वीं सदी का क्रांति और 21वीं सदी का महाक्रांति, ये तो बिल्कुल आपको एक नया भविष्य का ही निर्माण कर दिया, है ना। तो आइए, बहुत रोचक और बहुत जानदार टॉपिक है, मजा लेते हैं इसको, है ना। देखिए, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो आज बिल्कुल ये टेक्नोलॉजी का युग है। आप कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी का युग है, तकनीकी का युग है कि नहीं है? हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि आज तकनीकी का युग है। देखिए, वर्तमान समय में आपके यानी आपके व आपके परिवार के पास ऐसे अनेक तरीके व उपकरण हैं जिनके माध्यम से दूर स्थित देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहती है ना। मोबाइल के माध्यम से खबर पहुंच रहे हैं, रेडियो के माध्यम से खबर पहुंच रहे हैं, टीवी के माध्यम से खबर पहुंच रहे हैं। आज लोग दुनिया का सारा खबर पॉकेट में लेके घूम रहा है। कहो कैसे घूम रहा है? अरे मोबाइल लेके घूम रहा है तो सारा खबर ही है उसमें, है कि नहीं। दूसरी ओर आप भी विभिन्न तरीकों व उपकरणों के माध्यम से दूर बैठे लोगों तक अपनी बात पहुंचाते रहते हैं। जो चीजें हमारे विचारों और संदेशों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने का काम करती है या दूसरों से हम तक खबरें लाती है, उन्हें संचार के उपकरण या माध्यम कहते हैं। जैसे मोबाइल मेरा आवाज आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है ना। ठीक है, उसके बाद आगे आइए देखते हैं। इन संचार उपकरणों के अलावा भी हम अपने दैनिक जीवन में सूचनाओं व विचारों के आदान प्रदान के लिए कई तरीके अपनाते हैं, जिसमें मौखिक, लिखित और ध्वन्यात्मक यानी आवाज के रूप में संप्रेषण के अलग अलग तरीके शामिल हैं, है ना। जैसे बोलना, चिल्लाना, चित्र बनाना, इशारे करना, ढोल बजाना, लिखना आदि यह संप्रेषण के मूलभूत तरीके हैं। आधुनिक संचार उपकरणों के विकास के पूर्व से ही मानव समाज में संदेशों व विचारों के आदान प्रदान के उपयुक्त विविध तरीके प्रचलित रहे हैं, है ना। आपने नवजागरण के समय छपाई प्रेस के आविष्कार और उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा था। औद्योगिक क्रांति के बाद कई ऐसी मशीनों का आविष्कार हुआ जिससे सूचना व विचारों का आदान प्रदान तीव्र और आसान हो गया। क्या हो गया? आसान हो गया, मतलब बहुत सहज और सरल हो गया। ठीक है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कहने का मतलब कि 19वीं सदी का अगर उत्तरार्ध कह रहा है तो 1950 के बाद, 1850 के बाद 19वीं सदी का बात कर रहा है, मतलब 1800 उत्तरार्ध कह दिया तो 1850 के बाद माने 1860, 70, 80 ऐसा, है ना। तो उत्तरार्ध में ग्रामोफोन आया, फिर टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस,
टेलीग्राफ, टाइपराइटर, चलचित्र, कैमरा जैसे उपकरणों व मशीनों का विकास हुआ। ठीक है। इन आविष्कारों से कम समय में और दूर दूर रहने वाले अधिकाधिक लोगों तक किसी संदेश या विचार को पहुंचाना आसान हो गया, बहुत सहज हो गया। लोगों को उतनी दूरी न जा करके, मान लीजिए 500 किलोमीटर दूर पर कोई व्यक्ति है, वहां जाने में अगर उस समय कोई संचार का माध्यम, आने जाने का माध्यम अगर ठीक ठाक ना हो, अगर पैदल जाए तो महीनों लगेंगे, है ना। लेकिन बस ये टेलीफोन वायरलेस के माध्यम से वो हर 5 मिनट के अंदर सारा बात कर लेगा, हाल चाल दुनिया सब जान लेगा। ठीक है। संभवतः इस दौरान विकसित उपकरणों व मशीनों ने 20वीं सदी के समाज को गहन रूप से प्रभावित किया। समाज को गहन रूप से प्रभावित किया, एकदम बिल्कुल गहराई रूप से प्रभावित किया। ठीक है। सभी लोग आज देखिए 21वीं सदी आते आते तक छोटा सा बच्चा हो गया, वो बच्चा मोबाइल चला रहा है, मोबाइल में गाना सुन रहा है। मोबाइल बच्चे से छीन लो, बच्चा रोना स्टार्ट, मोबाइल बच्चे को दे दो, बच्चा खुश। ठीक है। देख रहे हो कितना मोबाइल का पॉपुलैरिटी हो गया। पिछले 150 वर्षों में संचार माध्यमों की भूमिका इस कदर बढ़ी है कि आज एक ही घटना को विश्व भर के लोग एक साथ देख व अनुभव कर सकते हैं, एक तरह के विचारों के बारे में सोच सकते हैं और एक ही तरह की चीजों के लिए चाहत रख सकते हैं। संचार माध्यम विशाल, बहुत बड़ा, व्यापक पैमाने पर लाखों लोगों को, जो अलग अलग देश, भाषा व संस्कृति के हैं, है ना, सबको एक ही, यानी सबको एक सी सूचना, एक से विचार और एक से उत्पादनों के विज्ञापन एक ही समय पर उपलब्ध कराता है। मान लीजिए भारत का एक बात लेते हैं या दुनिया का बात लीजिए, अगर कोई संस्था में बात हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे ये यूएनओ में बात हो रहा है ना, कहाँ, यूएनओ में, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन में बात हो रहा है, या तो WHO में, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में बात हो रहा है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन में बात हो रहा है, तो टीवी में सबके पास वही सूचना आएगा जो वहां बात हो रहा है। एक साथ आया कि नहीं आया, ये बताइए, है ना। अगर मान लीजिए ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इस YouTube में अगर पूरे 10th के बच्चे अगर 100 हैं, तो ये 100 बच्चों के पास यही वीडियो जाएगा ना, कि अलग अलग थोड़ी जाएगा। तो यही बात है, ये है संचार का कमाल। तो आइए आगे देखते हैं। अतः संचार माध्यम केवल सूचना पहुंचाने का माध्यम न रहकर बहुजन, यानी बहुत सारे माध्यम या मास मीडिया बन गया है। मास मीडिया कहने का मतलब जन मीडिया, जनता मीडिया बन गया है, सोशल मीडिया जिसको कहते हैं। ठीक है। जो विशाल जन समुदाय के सोच, विचार और जीवन शैली को प्रभावित और नियंत्रित करने लगा है। इस पाठ में हम इसके विभिन्न पक्षों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इससे पहले कि हम लोग एक यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला है ना, अब ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है यहीं, इसको लिख लेना। ठीक है। संचार माध्यम क्या है? देखो संचार माध्यम क्या है। संचार माध्यम अभी बताया आपको। संचार का सामान्य अर्थ है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजना या ले जाना, लेकिन जब संप्रेषण के संबंध में संचार का उपयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है किसी बात या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या करना, उसे
पहुंचाना, ठीक है, तक पहुंचाना। अखबार और चिट्ठी दो विभिन्न प्रकृति के संचार माध्यम हैं। चिट्ठी किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए लिखी जाती है जो उसके प्राप्तकर्ता और पाठक दोनों होते हैं, जबकि अखबार व पत्रिका एक विस्तृत पाठक समूह के लिए लिखे जाते हैं। इस प्रकार के संचार माध्यम जो लोगों के बड़े समूह तक संदेशों व विचारों को पहुंचाते हैं उसे हम बहुजन समाचार माध्यम या मास मीडिया या मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन कहते हैं। आपसे पूछेगा मास मीडिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जाता है, या पूछ देगा बहुजन संचार माध्यम क्या है, तो बस आंसर वही है, ध्यान रखना, ठीक है, जो कि बहुत बड़े व्यापक क्षेत्र में कम्युनिकेशन कराए, जैसे पेपर, टीवी, ये सब क्या है, मास मीडिया है। आइए आगे देखते हैं मुद्रित माध्यम प्रिंटेड मीडिया अर्थात लिखित रूप में, जैसे अखबार है ना। तो देखते हैं छपाई के प्रभाव से पूरे यूरोप में साक्षर व्यक्तियों की संख्या, पढ़ा लिखा व्यक्तियों की संख्या और मुद्रित सामग्रियों की मात्रा लगातार बढ़ती गई। 19वीं सदी तक मुद्रित सामग्री के आधार पर समाज में नई संस्थान उभरने लगे, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक मेला आदि। 1814 तक यूरोप में भाप की शक्ति से चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस, ध्यान रखना कब, 1814 में यूरोप में भाप की शक्ति से चलने वाले प्रिंटिंग प्रेस, और 1837 के बाद रंगीन प्रिंटिंग प्रेस निर्मित हुई। एकदम बिल्कुल पूछा जाता है सही जोड़ी मिलाने के लिए कि रंगीन प्रिंटिंग प्रेस निर्मित कब हुआ, 1837, और आपसे पूछा जाएगा भाप की शक्ति से चलने वाला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, तो 1814, बिल्कुल ध्यान रखना है ना। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही विद्युत छपाई मशीनों का उपयोग होने लगा। इससे और कम कीमत पर अधिक मात्रा में पुस्तकें व पत्रिकाएं छप सकती थी, ठीक है। आगे आइए, अखबार, देखिए पहला चीज है अखबार। 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में अमेरिका और ब्रिटेन में दो तरह के अखबार छपते थे। अब ध्यान रखना, पहले बार अखबार छपा भी तो कहाँ छपा, अमेरिका और ब्रिटेन में। क्यों वहीं छपा, भारत में क्यों नहीं छपा, क्योंकि टेक्नोलॉजी सबसे पहले वहाँ विकसित हुआ, पढ़े लिखे लोग सबसे पहले वहाँ, जानकार लोग सबसे पहले वहाँ हुए। अब ये सवाल उठता है कि जानकार लोग वहीं क्यों हुए, सवाल ये भी तो उठता है ना। तो देखिए क्या है कि जहाँ पे लोगों का चिंतन मनन करने वाले वैज्ञानिक लोगों का जितना भी जो रहा गढ़, ये आपका जो है यूरोप वाला क्षेत्र में। और यूरोप एक ऐसा भौगोलिक दृष्टि से सिचुएशन अच्छा था जहाँ पे अनुकूल जलवायु था, तो लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करते थे और वहीं से अपना विचार को फैलाना स्टार्ट किए। तो धीरे धीरे वहीं से विचार फैलना स्टार्ट हुआ और लोग धीरे धीरे अपना विकास भी करना स्टार्ट किए, ठीक है। औद्योगिक क्रांति की बात करें तो यूरोप में सबसे पहले आया, अखबार की बात करें तो यूरोप और अमेरिका में आया। तो ये सब वहाँ के विचारधारा और लोगों की एक उपज है कहा जाए, ठीक है। तो आइए जानते हैं आगे। पहले व्यापारियों के लिए व्यावसायिक खबरें आता था। व्यापारियों के लिए कौन सा खबर आता था, व्यावसायिक खबर आता था कि भाई आपको कितने रुपए में जो है ये आज आपके अनाज का दाम क्या है ना, वस्तु का दाम क्या है, कैसे है, सारा चीज़ें, कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है, सब बताया जाता है डिटेल, ठीक है। और दूसरे राजनीतिक पार्टियों के विचारों को फैलाने वाला अखबार आता था। दो ही तरह के अखबार आते थे, एक तो राजनीतिक विचार पार्टियों को फैलाने वाला आता था और एक व्यावसायिक, ठीक है, ध्यान रखना, दो तरह के आते थे। अखबारों का एक
तीसरा रूप भी प्रचलन में था, जो कम पैसे में कई तरह की खबरें कामगार लोगों तक पहुंचता था, अर्थात मजदूरों के पास आता था। ठीक है, इसे पेन्नी प्रेस या दमड़ी पत्रिका कहते हैं। ध्यान रखना कि पेन्नी प्रेस या दमड़ी पत्रिका किसे कहते हैं, तो कामगार लोगों को देने वाले पत्रिका को। ठीक है, इसमें अपराध, अफवाह व मानवीय अभिरुचि के अन्य विषय छापे जाते थे। अखबारों में विज्ञापन के माध्यम अधिक से अधिक लोगों तक अपने उत्पाद की जानकारी पहुंचाई जा सकती थी। अखबारों के माध्यम से विज्ञापनों के प्रसार ने उपयोग और उत्पादन की प्रक्रियाओं को व्यापक बनाया। 19वीं सदी के अखबार विज्ञापनों से होने वाली आय का उपयोग तो करते थे, पर वे उस पर निर्भर नहीं थे। लेकिन 20वीं सदी के अखबार विज्ञापनों की आय पर ज़्यादा निर्भर हो गए। 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में फोटोग्राफ युक्त अखबारों की मांग बढ़ गई, है ना। उसके बाद देखिए, इसके कारण अखबारों के विज्ञापन ज़्यादा प्रभावशाली होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, आइए आगे जानते हैं। 19वीं सदी में जब ब्रिटेन में अखबारों की शुरुआत हुई, तब वह राजनीतिक उथल पुथल का समय था। उस समय राजनीतिक उथल पुथल हो रहा था। देखिए, अब असल में क्या है कि 1800 के आसपास का बात है, तो कई तरह की क्रांतियां हो रही थी उधर। ठीक है, उधर ब्रिटेन एकीकरण हो रहा था, ब्रिटेन का एकीकरण हो रहा था, जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, इटली का एकीकरण हो रहा था। कई तरह की राजनीतिक उथल पुथल एकदम मचा हुआ था। ठीक है, लोकतांत्रिक चुनावों में केवल उच्च वर्ग भाग लेते थे और निम्न तबके उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। इसे देखते हुए वहां की सरकार ने अखबारों पर कड़ी पाबंदियां लगाई, ताकि शासन विरोधी विचार लोगों में ना फैल सके। ठीक है, अखबारों की खबर व विचारों का सेंसरशिप होता और अभी अप्रिय खबरों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जाती। कहने का मतलब, जो खबर अगर खराब लगता उसे आम जनता तक नहीं पहुंचाने दिया जाता, सेंसरशिप लगा दिया जाता। सेंसरशिप का मतलब होता है कि उस पर सरकार का अखबारों पर हस्तक्षेप। बात समझ गए? ठीक है, सेंसरशिप होता है और अप्रिय खबरों को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं थी। अखबार आम जनता की पहुंच के बाहर रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार उन पर कर लगाती थी, है ना, जिसे स्टाम्प कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्टाम्प कहा जाता था, जिसे कर लगाते थे। मगर इसका असर उल्टा हुआ। छोटे छोटे छापाखानों में अवैध पत्रिकाएं छपने लगी और वे लोगों में बहुत लोकप्रिय हो गई। ठीक है, लोकप्रिय हुई। सरकार द्वारा पत्रिकाओं पर कर लगाने का भी विरोध हुआ, क्योंकि इसे ज्ञान फैलाने पर कर के रूप में देखा गया। अंततोगत्वा 1858 में यह कर समाप्त किया गया और माना जाता है कि इसके बाद पत्रिकाओं का स्वर्णिम युग शुरू हुआ। लेकिन इस युग में पत्रिकाओं पर नियंत्रण सरकार के हाथों से निकलकर बड़े पूंजीपति घरानों के हाथ में चला गया और पत्रिका चलाना बहुत खर्चीला काम था। तो देखिए, अब पत्रिका चलाना अगर खर्चीला काम है तो जिसके पास पैसा होगा वही ना चलाएगा भाई, है कि नहीं? यहाँ देख लो थोड़ा सा, ये लोग मजा ले रहे हैं, ये देख रहे हो, पेपर पढ़ के खूब मजा ले रहे हैं। आइए देखते हैं क्या लिखे। हम कभी आपकी अभिव्यक्ति पर रोक नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर हमें आपकी बात पसंद ना आए तो हम सिर्फ हमारे विज्ञापन निकाल लेंगे। यानी अगर हमें आपकी बात पसंद ना आए तो हम सिर्फ हमारे विज्ञापन निकाल लेंगे। मतलब वो कह रहा है कि अगर आपके जो है ये बात पसंद ना आए तो हम अपना विज्ञापन क्या कर लेंगे?
निकाल लेंगे। ठीक है, आगे आइए। और इसके लिए बहुत अधिक पूंजी का निवेश लगने लगा। यही नहीं, इसे चलाने के लिए विज्ञापनों की जरूरत थी जो केवल बड़ी कंपनियां ही दे सकती थी। वे न केवल अपने उत्पादों का उत्पादन करते थे, बल्कि अखबारों में किस तरह की खबरें छपेंगी और किस तरह के विचार रखे जाएंगे, उन पर भी क्या करते थे, नियंत्रण करने लगे। जो बड़े पत्रिका घराने थे वे ही इतना तादाद पर पत्रिकाएं छापकर हर क्षेत्र और प्रदेश में पहुंचा सकते थे। छोटे प्रकाशक नहीं कर सकते थे। 1930 तक ब्रिटेन में 4 घरानों के हाथ में लगभग आधे पत्र पत्रिकाओं का संचालन था, जिन्हें प्रेस बैरन या छपाई जागीरदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रेस बैरन या छपाई जागीरदार कहा जाता था। ठीक है। 20वीं सदी में आगे की बात क्या हुआ? 20वीं सदी में अखबार प्रकाशकों में हुए परिवर्तन के कारण अखबारों की भूमिकाओं में परिवर्तन हुआ। अब उनका काम सिर्फ अखबार व विज्ञापन मुहैया कराना नहीं रह गया, बल्कि उनके माध्यम से जनसमूह को किसी खास दिशा में सोचने के लिए प्रेरित भी किया जा सकता था, है ना। जो बैन था अब उस पर छूट हो गया। इसके कुछ उदाहरण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखे जा सकते हैं। अब 20वीं सदी में तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, है। जब जर्मनी और ब्रिटेन के अखबार एक दूसरे के प्रति कटुता पैदा करने वाले खबरें छाप रहे थे, इस दौरान दोनों गुट के देशों के अखबारों में अति राष्ट्रवादी भावनाएं फैलाने व सेना में भर्ती को प्रोत्साहित करने वाली खबरें प्रमुखता से छपती रही। जो भी हो, 1980 के दशक तक अखबार ही लोगों तक विचार और खबरें व विज्ञापन पहुंचाने के प्रमुख साधन रहे। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे साक्षर देशों में अधिकांश पुरुष और महिलाएं अखबार पढ़ते थे। ब्रिटेन में उदाहरण के लिए 1980 में लगभग 76% पुरुष और 62% महिलाएं अखबार पढ़ती थी। 1980 के अंत तक टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का भी विकास हुआ जो छपी पत्रिकाओं का स्थान तेजी से लेने लगी। कौन? टेलीविजन, है ना। इस कारण इसे छपी पत्रिकाएं गहरे संकट में पड़ गई। भारत में अंग्रेजों की हुकूमत की स्थापना के साथ ही अंग्रेजी पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हो गया। 1780 से 1792 के बीच कलकत्ता, भारत की बात चल रहा है, अभी ध्यान रखना। 1780 से 1792 के बीच कलकत्ता, मद्रास और बंबई, वर्तमान में कोलकाता, चेन्नई और मुंबई से ये पत्रिकाएं छपने लगी। भारतीय भाषा में प्रथम पत्रिका की शुरुआत 1818 में मार्स मान द्वारा, किसके द्वारा? 1818 में। ध्यान रखना, ये पेपर में एकदम पूछा जाता है ना, ये कब शुरुआत हुआ भारत की पत्रिका? 1818 में मार्स मान द्वारा बंगाल के श्रीरामपुर में बंगाली भाषा में दिग्दर्शिका नामक पत्रिका। कौन नामक? दिग्दर्शिका। इसका दूसरा कलर कर दूं, ये लो, दिग्दर्शिका, ये हो गया। तो दिग्दर्शिका नामक पत्रिका छपने लगा, है ना, प्रकाशित हुई। और राजा राम मोहन राय प्रथम फारसी भाषा में, राजा राम मोहन राय फारसी साप्ताहिक पत्रिका पूछा जाएगा। साप्ताहिक पत्रिका का संबंध किससे है? तो अब बताइए, राजा राम मोहन राय से। ठीक है। मिरात, उस पत्रिका का नाम है मिरात उल अखबार। 1822 में प्रकाशित करने लगे। ठीक है।
भारत के विभिन्न प्रांतों में स्थानीय भाषाओं में पत्रिकाएं प्रकाशित, देख रहे हो, प्रकाशित होने लगी 1860 में। 60 और 1890 के बीच कई महत्वपूर्ण अंग्रेजी सैनिक अखबार छापने लगे जो आज तक चल रहे हैं। इनमें टाइम्स ऑफ इंडिया जो आज भी चल रहा है, स्टेट्समैन, द हिंदू आज भी है, प्रमुख हैं। 1881 में लोकमान्य तिलक ने मराठी में, लोकमान्य तिलक ने, हिंदी में भी मिलेगा आपको, है ना, मराठी में प्रसिद्ध राष्ट्रवादी पत्रिका केसरी प्रारंभ किया। इसका पत्रिका का नाम क्या था? केसरी, ध्यान रखना है ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रकाशन प्रारंभ, भारत में प्रकाशन प्रारंभ होते ही औपनिवेशिक राज्य ने उस पर नियंत्रण करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन इनका लगातार कड़ा विरोध होता रहा और अक्सर राज्य को इन नियंत्रणों को कम करना पड़ा। 1799 में ही पहला कानून बना जिसके अनुसार प्रकाशक को अपना नाम और पता प्रकाशित करना पड़ता था ताकि सरकार जरूरत पड़ने पर पूछताछ कर सके और पत्रिकाओं को प्रकाशित करने से पहले सरकारी सेंसर को दिखाकर अनुमति लेनी होती थी। 1878 में भारतीय भाषा पत्रिकाओं पर विशेष नियंत्रण के लिए कानून बनाया गया। कब? 1878 में, है ना, जिसके अनुसार प्रशासकों को आश्वासन देना पड़ता था कि वे ऐसा कुछ नहीं प्रकाशित करेंगे जिससे शांति भंग हो, ठीक है, या सरकार के विरोध हो। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक बड़ी रकम सुरक्षा राशि के रूप में जिला मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर के पास रखनी पड़ती थी, जिसे अप्रिय सामग्री प्रकाशित करने पर वह जब्त कर सकता था। यानी कोई अगर गलत समाचार पत्र आप छापेंगे तो आपका ये पैसा जो जमा किए हैं वो क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। भारतीय प्रकाशनों ने इसका कड़ा विरोध किया और 1881 में इसे हटाया गया, लेकिन इस तरह का कानून 1910 में फिर से लागू हुआ और 1922 में हटाया गया और 1931 में फिर से लागू किया गया। प्रेस कानून के इस इतिहास से स्पष्ट होगा कि भारतीय मध्यम वर्ग ने इन कानूनों का कड़ा विरोध किया और लगातार उसे हटाने पर जोर डाला, ठीक है। मध्यम वर्ग मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत पहले से पढ़ते आ रहा मध्यम वर्ग, वकील, कला, किसान, मध्यम वर्ग के जो लोग। भारत में भी प्रेस बैरन और बड़े पत्रिका घराने हैं। इनमें से प्रमुख रहे द हिंदू के कस्तूरी अयंगार परिवार और टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स के साहू जैन परिवार, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता के गोयनक्का परिवार और इंडिया टुडे समूह के आदित्य बिड़ला परिवार। इनमें से पहले 3 स्वतंत्रता से पहले ही स्थापित हुए थे। इन 4 परिवारों के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी कई प्रेस घराने हुए जो हिंदी व अन्य भाषा पत्रिकाओं को चलाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक प्रिंटेड मीडिया तक ही रखते हैं, बाकी अगले दिन हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप क्वेश्चन लिख लें, एक है भारत जैसे, किसके जैसे? भारत जैसे देशों में सरकारें ही पत्रिकाओं को सबसे अधिक विज्ञापन देती है, इसका पत्रिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हो गया। और एक है क्या विज्ञापन देने वाले भी पत्रिकाओं पर प्रभाव डाल सकते हैं? इससे पहले हाँ, बस 2 क्वेश्चन यहाँ पे। तो चलिए, धन्यवाद बच्चों, ठीक है। बाकी हम अगले दिन बात फिर करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से रहें और मुस्कुराते रहें।